Good morning, students. This is the second part of change and development in rural society. Students, in last video we have discussed about the role of caste and class in agricultural based rural society. And we have discussed about some land reforms also which were introduced in colonial era, and we had done a comparison with colonial revenue collection system and pre-colonial revenue collection system also. Today we are going to start from the independent India and the changes which occur in independent India by our constitution makers and our lawmakers. Let us start from the new subheading. Actually, last video we have discussed about the consequences or results of land reform. We have discussed about one subheading which is colonial rule, colonial era. Now the second heading is independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए जिन्होंने कि फार्मर्स की सिचुएशन को कहीं ना कहीं उनकी स्टेटस को अपवर्ड लाया, और इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या सिर्फ जो अपर क्लास फार्मर्स हैं उन्हीं के ऊपर पड़ा या फिर जो लोअर क्लास लोअर कम्युनिटी के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी इनका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. स्टूडेंट्स, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद ही एक स्टोरी अपन स्टोरी के जैसे ही सुने. इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद ही नेहरू और उनके जो पॉलिसी मेकर्स या फिर पॉलिसी एडवाइजर्स थे, इन्होंने प्लान्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया और इसी के अंडर ही प्लान्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट किया. एंड under this model of economic development they introduced some land reforms and agricultural reform rules. लैंड रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल सिस्टम में कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इन्होंने इन सब चीज़ों को जोड़ा किससे, इंडस्ट्री से. दैट हाउ कैन वी डेवलप बोथ parts of our society, both parts of economic system. One is agriculture and another is industry. How can we develop parallel both these parts of economy? इसके बारे में इन्होंने सोचा, और इनिशियली जब इन्होंने देखा कि क्या क्या इश्यूज हैं हमारी एग्रेरियन सिस्टम में, तो एग्रेरियन सिस्टम में क्या इश्यूज थे. द फर्स्ट इश्यू वाज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है. कैसे इनइक्वल है, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्षत्रिय एंड वैश्य कम्युनिटी जो है उनके पास तो मास पीस ऑफ लैंड है, जबकि शूद्रा कम्युनिटी के पास बहुत कम लैंड है. द फर्स्ट इश्यू वाज दिस इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अनदर इश्यू वाज लेस प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस है. थर्ड इशू वॉज क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेस है, इस वजह से हमको इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था. डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स. हम जो फूड ग्रेन्स हैं बाहर से इम्पोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज से, तब जाके हमारे यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी हो पाती थी. और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था रूरल पुअर्टी. ये वेरियस इश्यूज थे जिनको सॉल्व करना हमारे लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और इन्हीं इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए कौन कौन से इश्यूज हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द इश्यूज. इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, and due to less productivity we had to depend on imports of food grains. फूड ग्रेन्स के इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था. एंड फाइनली our dependency was on the local feudals. लोकल फ्यूडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी रिलेटेड विद लोन फैसिलिटी, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे
तो रूरल पुअर्टी का जो परसेंटेज था वो भी बहुत ज़्यादा था। ये सारे इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए वेरियस रिफॉर्म्स लाए गए और रिफॉर्म्स की एक सीरीज चली 1950 to 1970. During this period, our policy makers introduced a number of land reforms and agrarian reforms in our society. कौन कौन से रिफॉर्म हुए क्रोनोलॉजिकली हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट रिफॉर्म वाज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम चलता था जिसमें कि ये जो लैंड ओनर है, जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, लैंड ओनर है, ये लैंड ओनर के पास, ठीक है, लैंड ओनर कौन होता था, जमींदार। अब ये जमींदार के पास मास पीस ऑफ लैंड है, मास पीस, गांवों के गांव जमींदारों के होते थे। अब ये जमींदारों के पास गांवों के गांव तो हैं, लेकिन वो खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। ये अब इतने बड़े बड़े ज़मींदार हैं, खुद थोड़ी खेतों में जाएंगे, ये तो खुद तो कल्टीवेशन करते नहीं थे। इतनी बड़ी लैंड इनके पास है, लेकिन खेत में खुद वो नहीं जाते थे। इनके बीच में कौन होते थे, ये कल्टीवेशन करवाते थे दूसरे लैंडलेस फार्मर्स से, और उनको बदले में जो पेमेंट करना चाहिए, एक एडिक्वेट पेमेंट जो होना चाहिए, वो एडिक्वेट एंड जस्ट पेमेंट उनको नहीं मिलता था। उनको मिलने वाला पेमेंट जो था बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था। इस वजह से ये माना जाता है कि ये फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। तो गवर्नमेंट ने वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एंड वेरी फर्स्ट बिल, इंडिया में सबसे पहला जो कानून बना वो ही था अबॉलिशन ऑफ दिस जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दो। जब आप कल्टीवेशन ही नहीं कर रहे हो तो ज़मीन काहे की, ज़मीन उसी की होगी जो कल्टीवेशन करेगा। आ रही बात समझ में। ज़मींदार कल्टीवेशन नहीं करते थे और ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश होने के साथ ही गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया कि लैंड उसी का होगा जो कल्टीवेट करेगा। तो ऐसा करके तो जिस ज़मींदार ने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा था, ज़मींदार ने पर्सन ए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे लोगों को ज़मींदार ने हायर कर रखा था कल्टीवेशन के लिए। ज़मींदारी सिस्टम में जो फर्स्ट लॉ पास हुआ था, फर्स्ट एक्ट था, उसमें ये कहा गया कि जो कल्टीवेशन करेगा उसी की लैंड होगी। अब ज़मींदार तो कल्टीवेशन करता नहीं था, तो ज़मींदार से लैंड ले ली। कल्टीवेशन कौन कर रहे थे, कल्टीवेशन तो ये लैंडलेस फार्मर कर रहे थे। तो ये लैंड ज़मींदार से लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दी बिटवीन अमंग ऑल दीज लैंडलेस फार्मर। तो सबसे बड़ा ये चेंज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को। स्टूडेंट्स, ये अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम इतना इजी नहीं था जितना कि अभी हमको देखने पर लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लिए थे इसके, और इसका ही एक रिज़ल्ट रहा कि जो ज़मींदारी सिस्टम का अबॉलिशन हुआ था, ये सिस्टम का अबॉलिशन अपर लेवल जो है वहीं पर ही ख़त्म हो पाया ज़मींदारी सिस्टम। लोअर लेवल पर ज़मींदारी सिस्टम बाद में भी चलता रहा और आज भी इलीगली कुछ एरियाज़ में ये ज़मींदारी सिस्टम चल रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिए। तो अपर लेवल पर जो गवर्नमेंट की नॉलेज में थी कि हाँ ये तो बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, ज़मींदार्स हैं, तो इनको तो गवर्नमेंट ने सीज कर ली लैंड। लेकिन जो लोअर लेवल पर थे, जिनको आइडेंटिफाई गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी, या फिर जिन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाल लिए प्रोटेस्ट करते हुए, कुछ दूसरे उन्होंने रास्ते निकाल लिए, इनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। और उसका रिजल्ट यही कि आज भी हमारे यहाँ पर ये ज़मींदारी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। द सेकेंड पॉइंट इज, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था जो रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अमेंडमेंट हुए हैं। We are discussing about the land reforms which were introduced after independence. तो after independence हम देखें तो पहला था abolition of ज़मींदारी system. Second point is abolition of
पट्टेदारी सिस्टम एज वेल, ठीक है। एक सिस्टम चलता है जिसमें अपन इसको कह सकते हैं टेनेंट सिस्टम भी अपन इसको कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या था, जो लैंडलेस फार्मर होते थे कई बार बड़े ज़मींदार से एक पीस ऑफ लैंड वो किराए पे ले लेते थे, रेंट पे ले लेते थे, इसको रेंटल सिस्टम भी कहा जा सकता है। रेंट पे ले लेते थे और रेंट पर लेने के बाद वो उस पर करते थे एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन का कुछ पार्ट अपने पास रखकर रेस्ट ऑफ पार्ट वो उस जिससे भी ज़मींदार से या फ्यूडल से उन्होंने ली हैं उसको वो दे देते थे। कुछ पार्ट अपने पास रखा, सम पार्ट उनके पास एंड अनदर पार्ट वो ज़मींदार को दे देते थे। लेकिन ये पार्ट भी उनके पास कम है, ज़मींदार के पास ज़्यादा जा रहा है, तो इस सिस्टम को भी अबॉलिश करने का काम किया। अबॉलिशन ऑफ टेनेंट सिस्टम, रेंटल सिस्टम और पट्टेदारी सिस्टम, जो भी आप इसको कहें, ये सेकंड चेंज था जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। और यूं कहें इस सिस्टम को अबॉलिश करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो कौन से स्टेट्स को बेनिफिट मिला था? केरला एंड वेस्ट बंगाल। केरला एंड वेस्ट बंगाल वाज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ दिस अबॉलिशन ऑफ टेनेंट और land rental system. Now students, the third amendment or third reform which was introduced after independence, it was seizing of land. Third point is seizing of land. लैंड की सीजिंग करना मतलब अपर कैप लगाना, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। अब सीजिंग ऑफ लैंड का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने लैंड ओनरशिप को लेकर एक अपर कैप लगा दी, या फिर कहें अपर लिमिट डिसाइड कर ली गवर्नमेंट ने लैंड की ओनरशिप को लेकर। अपर लिमिट डिसाइड करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कहा दैट नो विल ओन द लैंड मोर देन 100 यूनिट और 100 हेक्टेयर ऑल्सो। मान लो 100 हेक्टेयर मान लो कि कोई भी 100 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड ओन नहीं करेगा। ये जो आपने 100 हेक्टेयर जो डिसाइड किया है, दिस इज द लिमिट, कि ये 100 जो है वो लिमिट है। जैसे ही आप 100 पर पहुँचे वो आपकी अपर लिमिट है। आप अगर इससे भी आगे बढ़ने लगे, 110 पर आ गए, तो जो सरप्लस 10 होगा वो ओन कर लेगी, वो अक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट। दिस इज़ द अपर लिमिट। और इसके आगे भी बढ़ते हैं तो ये गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी। और गवर्नमेंट जो थी उसने अक्वायर करने के बाद अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? मान लो कि राजस्थान गवर्नमेंट को 10 हेक्टेयर लैंड मिला, है ना, हाइपोथेटिकली इफ वी टॉक अबाउट। Students, if we talk about this hypothetical example ले रहे हैं रजनी के पास बिफोर लैंड सीजिंग एक्ट रजनी के पास 115 हेक्टेयर लैंड था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1951 में लैंड सीजिंग एक्ट पास किया, सीजिंग एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने अपर कैप कितनी लगा दी? 100, कि 100 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड कोई ऑन नहीं करेगा। अब रजनी के पास तो 115 है, तो रजनी की जो +15 है जो कि मोर देन 100 है, तो ये लैंड ओन करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी स्पेसिफिकली। लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये डिसीजन लेने का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या कर सकती हैं? फर्स्ट पॉइंट, वो अपने पास ही रखे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट खुद अपने पास रखे और जब भी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ यूटिलाइज करेगी। या फिर वो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो कल्टीवेशन कर रहा है या फिर जिसके पास लैंड नहीं है वो गवर्नमेंट से वो लैंड ले ले। या फिर गवर्नमेंट तुरंत इमीडिएटली उसको सोशल वेलफेयर जो वर्क हैं उसमें कम्युनिटी
के वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स है, जैसे गार्डन बनवाना, पार्क बनवाना, जो हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल वगैरह, ये सारे काम गवर्नमेंट उस लैंड पे करवाए, उसको ऐसे यूटिलाइज करे। ये कुछ एक अल्टरनेट ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल थे दैट टाइम टू यूटिलाइज द सरप्लस लैंड विच was acquired after the land seizing act। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट ने कहा कि बस 100 हेक्टेयर ही कोई ओन कर सकता है, ज़्यादा ओन नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पर भी वेरिएशन था। जो फर्टाइल लैंड थी उसमें तो गवर्नमेंट ने अपर लिमिट जो है वो थी लेस। अगर किसी की लैंड फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है, ज़्यादा प्रोडक्शन उससे मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसकी अपर कैप कम की। मान लो 100 थी तो 100 से गवर्नमेंट ने कर दिया 80। और कोई लैंड जो थी वो फर्टाइल नहीं थी, नॉन फर्टाइल लैंड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपर कैप को हाई रखा। ठीक है, ज़्यादा आप लैंड हाई ओन कर सकते हो, यहाँ पे 100 है, लेकिन अगर आपकी लैंड ही नॉन फर्टाइल है तो आप 150 हेक्टेयर लैंड भी ओन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा भी एक्ट में मेंशन किया था। लेकिन स्टूडेंट्स वापस बात वहीं पर आ जाती है। थर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो लैंड सीजिंग तो स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ लैंड की जो ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, उस टाइम पर कैसे जो फ्यूडल्स और ज़मींदार जो है वो कैसे अपनी लैंड को सेव कर लेते हैं, वहाँ आपको बर्धवान का एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे अगर अपन कुछ रिजल्ट्स देखें या फिर कुछ इम्प्लिकेशंस देखें ऑफ दिस लैंड सीजिंग एक्ट, तो देखने को ये मिला कि जो भी लैंड ओनर्स थे जिनके पास मोर देन अपर कैप, ठीक है, जिनके पास मोर देन अपर कैप लैंड थी, अपर कैप कितनी है, मान लो 100 थी, और उनके पास अगर 500 हेक्टेयर लैंड है, तो इन जो फ्यूडल्स या फिर जो ज़मींदार थे, इन ज़मींदार्स ने किया ये कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी थी। ये जो सरप्लस लैंड है, एक इन्होंने अपनी अंकल के नाम करवा दी, एक अपनी आंट के नाम पे करवा दी, एक अपनी मदर, एक फादर, ऐसे ऐसे करके इन्होंने लैंड जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने फैमिली मेम्बर्स में, और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिसकी वजह से ये सरप्लस लैंड गवर्नमेंट के रेडार पर नहीं आ पाई और गवर्नमेंट उनको अक्वायर नहीं कर पाई। ये तो था इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को गवर्नमेंट ने कैसे कम करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अनदर चैलेंज और इशू दैट वाज लेस प्रोडक्टिविटी। इंडिया की जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, और उसका रिज़ल्ट क्या देखने को मिला, रिज़ल्ट ये देखने को मिला कि इंडिया में सबसे पहले तो इंडिया की डिपेंडेंसी रह गई ऑन इम्पोर्ट्स। हम इम्पोर्ट करने लगे, वेरी स्पेसिफिकली हम लोगों ने इम्पोर्ट किया था फूड ग्रेन यूएसए से, और ऐसा नहीं कि हमने 1 और 2 और 3 किया था, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, हम लोग रेगुलरली इम्पोर्ट करते आ रहे थे यूएसए से। इवन आफ्टर इंदिरा गांधी ने जब 1967 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी 1967 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और इंदिरा गांधी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी, दैट टाइम आपको मालूम होगा इंडिया में फेमाइन बहुत ज़्यादा था। 1965 टू 67 इंडिया में फेमाइन अपने पीक पर था, इतना पीक पर इंडिया में फेमाइन था। तो क्योंकि वैसे ही इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी फर्स्ट थिंग, ऊपर से फेमाइन आ गया, तो इसको यूँ कह सकते हैं कि इंडिया का बैड लक चल रहा था। और क्योंकि दैट टाइम इंडिया का बैड लक चल रहा था, प्रोडक्टिविटी तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत कम रहा करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, कल्टीवेशन की, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इतनी स्टैंडर्ड वाली नहीं थी। तो क्या क्या रीजंस हैं लेस प्रोडक्टिविटी के?
फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। सेकेंडली इंडिया का जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंसी ऑन मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी थे। आप चाहेंगे तो मैं आपको एक बुक का नाम रेफ़र करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप ये बुक जब कभी आपको टाइम मिले आप उस बुक को पढ़ें। बुक का मीडियम हिंदी है, लेकिन हाँ बुक आपको बताएगी कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हुई। बुक का नेम है उन्नत भारत। द नेम ऑफ बुक इज उन्नत भारत। बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, और मैं रिकमेंड करूंगी, और आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर लूँगी इस बुक का, जिससे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो मैंने उन्नत भारत में खुद में मैंने पढ़े हैं, उसमें ये देखने को मिला कि जो भी एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए बजट में जो बजट एलोकेट होता था वो बजट एक्चुअली फार्मर्स को बैंक देते ही नहीं थे। बैंक फार्मर को शॉर्ट टाइम लोन देता था कि ठीक है एक लोन दिया, आफ्टर 3 मंथ्स फार्मर को रीपे करना है, और जब फार्मर आफ्टर 3 मंथ वो लोन वापस लेने के लिए आता था कि मुझे अगेन एक न्यू लोन चाहिए, तो बैंक डिनाई कर देते थे वो लोन देने के लिए। तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी नहीं थी, और जो बजट एग्रीकल्चर के लिए एलोकेट हुआ करता था वो बजट यूटिलाइज हो जाता था दूसरी स्कीम्स में। वो एग्रीकल्चर पर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट ही उतना नहीं हो पाया। दीज ऑल रीजंस कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया फॉर आर लेस प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजी आती नहीं थी हमको, इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन मानसून तो है ही, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो इन्वेस्टमेंट रहा करते थे वो भी स्पेंड नहीं हो पाते थे। स्टूडेंट्स, इंडिया की कंडीशन इस लेस प्रोडक्टिविटी की वजह से इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी कि वर्ल्ड वाइड भी अब तो इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। एक्चुअली हम लोग इंपोर्ट किससे करते थे? अमेरिका से। अब अमेरिका से इंपोर्ट तो करते थे, अमेरिका भी कब तक हमको देता रहेगा, स्पून फीडिंग करता रहेगा। अमेरिका भी प्रेशर में आ रहा था, और हमारे इंडियन डेलीगेट्स और अमेरिकन डेलीगेट्स के बीच में जब बात हुई, और इंडियन डेलीगेट ने जब उनको कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान एक्चुअली हुआ क्या 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर था, तब अमेरिका ने ये एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया ये भी बंद कर दिए। इंडिया को जो पहले फूड ग्रेन्स भेजता था, अमेरिका एक्सपोर्ट करता था, वो भी अमेरिका ने ड्यूरिंग दिस वॉर बंद कर दिए। लेकिन हमारी क्योंकि खुद की इंटरेस्ट है, हमको फूड ग्रेन्स तो चाहिए, खुद के पास इतनी प्रोडक्टिविटी है नहीं, प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं, तो हुआ कुछ नहीं, इंडिया को वापस सरेंडर करना पड़ा अमेरिका के सामने। और इंडियन डेलीगेट्स अमेरिकन डेलीगेट्स दोनों मिले, और इंडियन डेलीगेट ने अमेरिकन डेलीगेट को कहा कि वी नीड फूड ग्रेन्स, मोर एंड मोर फूड ग्रेन्स। लेकिन अमेरिकन डेलीगेट ने तब इंडिया को इतना ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड नहीं किया। अब वेटेज प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्होंने इंडिया को वापस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट होता कैसे था? एक्सपोर्ट तो होता था, इंदिरा गांधी ने बात की थी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, एक्सपोर्ट होता था, लेकिन एक्सपोर्ट होने का एक ट्रेंड देखो। एक्सपोर्ट वैसे बल्क में नहीं होता था कि सारा आप एक साथ दे दो, बल्क में कुछ नहीं होता था। अमेरिका एक्सपोर्ट तो करता था, वो बल्क में नहीं होता था। एक्सपोर्ट कैसे करता था? एक कार्गो उन्होंने 1 महीने के लिए भेजा, और उसमें 1 महीने जितना ही फूड ग्रेन होता था। फिर नेक्स्ट मंथ वो दूसरे फूड ग्रेन्स के लिए कार्गो भेजेगा, मतलब वो एक महीने में भेजता था, और वो उतना ही भेजता था जितना कि 1 महीने में चले। सरप्लस वो फूड ग्रेन्स हमको सप्लाई करता ही नहीं था। इंडिया में स्कैरसिटी और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स और ज़्यादा बढ़ रही थी। तब इंदिरा गांधी ने, स्टोरी आप सुनना, रियलिटी है, इंदिरा गांधी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसको अपन पोटस कहते हैं, पोटस को कॉल करने की बात कही कि उनको कॉल करना है,
और डायरेक्टली कॉल करके वो इंदिरा गांधी कहना चाहती थी भी आप एक एक करके यूँ भेज रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके, हमको बल्क में चाहिए, सारी सप्लाई हमको बल्क में चाहिए। लेकिन पोर्टस ने इंदिरा गांधी का कॉल तक रिसीव नहीं किया और उसी दिन इंदिरा गांधी परेशान हुई और दैट टाइम फ़ोन कट करते हुए इंदिरा गांधी ने हमारे दैट टाइम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट टाइम थे सुब्रमण्यम को तुरंत कहा कि आप जो भी स्कीम्स आप चलाना चाहते हैं इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, आपको फुल फ्लेजेड राइट वो प्रोवाइड करती हैं, बस अपना काम स्टार्ट करो। इसके पीछे भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप यहाँ देख रहे हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई ही नहीं, इंटरेस्टिंग है इसलिए थोड़ी सी बताती हूँ। जिस एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम की मैं बात कर रही हूँ, सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे हमारी कैबिनेट को, और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री उनसे बिफोर इंदिरा गांधी बहुत खुश थे, और सुब्रमण्यम लेकिन दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको समझाने में, उनको कन्विंस करने में वो फेल हो रहे थे। सुब्रमण्यम चाहते थे कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और हाइब्रिड सीड्स के थ्रू हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न कंट्रीज वो कम हो पाए। लेकिन सुब्रमण्यम की कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहते थे नहीं ये तो गलत है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो सुब्रमण्यम ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे खुद, इन्होंने दिल्ली में सिचुएटेड लोकेटेड उनका जो खुद का बंगलो था, अपने बंगलों पे उन्होंने हाइब्रिड सीड्स के थ्रू फार्मिंग की। उनका जो प्ले ग्राउंड था, पूरे के पूरे प्ले ग्राउंड की उन्होंने डगिंग करवा दी, खुदवा दिया पूरे उसको, और वहाँ पे हाइब्रिड सीड्स जो थे उसके थ्रू उन्होंने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन के रिजल्ट्स जो थे वो कैरिस्मेटिक रिजल्ट्स देखने को मिले। स्टोरी और भी लंबी है, अभी अपन इतना लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने इनिशियली तो फूड ग्रेन्स पाने में सक्सेसफुल रहीं, लेकिन वो भी बल्क में नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने अमेरिकन पोर्टस प्रेसिडेंट को कॉल किया, प्रेसिडेंट ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो इंदिरा गांधी ने कॉल कट करते टाइम, रिसीवर पुट डाउन करते टाइम इंदिरा गांधी ने सुब्रमण्यम को कहा कि जो कर रहे हो करो, आई एम विद यू, और आपके सामने कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और इंदिरा गांधी का ऐसा कहना था कि सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे आ गए, और सुब्रमण्यम ने सारे के सारे जो भी उनके थॉट्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट ऐसा किया कि 1967 के बाद जैसे ही प्रोडक्टिविटी जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स ये थे कि अराउंड 45 to 50%, अराउंड 45 to 50% इंडिया की वीट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। बहुत ह्यूज नंबर है स्टूडेंट कि आपकी प्रोडक्टिविटी 45 to 50% इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही ये डेटा पब्लिक डोमेन में आया, पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया को देखने लग गया कि यहाँ तो एक मैजिक हो गया है। और ये मैजिक जो किया था वो सुब्रमण्यम ने किया, और सुब्रमण्यम को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे जो कि टेक्नोक्रेट्स थे। एक्चुअली सुब्रमण्यम जो थे वो नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पर वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे थे, और जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है उसके मिनिस्टर रहे थे, और पढ़ने के शौकीन थे, अपन यूँ कहें। वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक टेक्नोक्रेट थे। टेक्नोलॉजी उनको बहुत पसंद थी, बहुत पढ़े, लर्नेड बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने ये सुब्रमण्यम ने काम किया। सुब्रमण्यम के साथ MS स्वामीनाथन थे, और उनके साथ ही तमिलनाडु के ही एक दो और बड़े बहुत अच्छे मास्टर्स एक्सपर्ट्स थे। लेकिन दिक्कत ये रही कि तमिलनाडु ही इसको ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, तमिलनाडु ही इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगा। जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कहा गया कि हाइब्रिड सीड्स जो हैं उसके थ्रू आप प्रोडक्शन करेंगे, तो तमिलनाडु ने हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनको बैन कर दिया कि आप हाइब्रिड जो सीड्स है वो यूज़ ही नहीं करेंगे। अब इसको बैन करना जो था, मतलब वो रेजिस्ट करना था कि आप उसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा ये कंट्री का फार्मर भी बहुत स्मार्ट है,
फार्मर ने भी, क्योंकि किसी को मालूम तो पड़ नहीं रहा कि आप कौन सा वाला सीड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट से छुप कर फार्मर्स ने, दैट टाइम वो इलीगल था कि तमिलनाडु में आप हाइब्रिड सीड्स यूज़ करें, लेकिन फार्मर्स ने इलीगल वर्क करते हुए भी उन्होंने प्रोडक्शन किया, और जैसे ही उसके रिजल्ट्स देखने को मिले, आउटकम देखने को मिला, इट वाज अ मिरेकल इन इंडियाज़ हिस्ट्री। हमारी सोशल हिस्ट्री को चेंज किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी उसने चेंज करके रख दिया। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े थे। चैलेंजेस इतने बड़े हो गए, इसको आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो 1964 से कोशिश कर रहा है, 64 से एफर्ट कर रहा है कुछ काम करने की, कि मुझे काम करना है। लोग इतने ज़्यादा बैरियर्स और हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपना प्लान 1967 में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एक मिनिस्टर के लिए काम करना, लगता है मिनिस्टर है तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। इवन इस मिनिस्टर को, सुब्रमण्यम को, जो मिनिस्टर थे, उनको लाल बहादुर शास्त्री LBS का भी फुल फ्लेजेड सपोर्ट था, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, वी हैव सीन लैंड रिफॉर्म्स। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, टेनेंटी सिस्टम को ख़त्म किया था, एंड फाइनली सीजिंग ऑफ लैंड। ग्रीन रेवोल्यूशन, बियॉन्ड द ट्रैक, मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताने की कोशिश की है। और हाँ, मैंने जो आपको कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जब फूड स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, दैट टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने ट्यूसडे नहीं, मंडे को फास्ट रखा था। एंड इट इज़ रियलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्नत भारत एक बुक है, उसमें मैंने पढ़ा है मंडे को लाल बहादुर शास्त्री ने फास्ट रखा था, और लोगों से भी अपील की थी कि वो भी फास्ट रखें, जिससे कि हम लोग इन क्राइसिस से ओवरकम कर पाएँ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बिफोर एंड आफ्टर कंसिक्वेंसेस क्या क्या रहे थे, उसको इतना डिटेल में समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, फॉर इंटरेस्ट आप उन्नत भारत पढ़ सकते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक सब हेडिंग है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा कंसिक्वेंस ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स ख़त्म हो गई, कम्प्लीटली ऐसी ख़त्म हुई कि आज तक हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने हुए हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम फूड ग्रेन्स के लिए, पहली बात। सेकंड पॉइंट इसका ये रहा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ हुई। अब क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई, तो जिस रूरल पुअर्टी को हम लोगों ने इनिशियली हम लोगों ने चैलेंजेस और इशू देखे थे ना इस वीडियो के पहले हम लोगों ने, वो जो रूरल पुअर्टी मिटिगेट हुई, कम हुई। और थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो इंटरनेशनल भी हमको हेल्प मिली। जैसे ही सबको मालूम पड़ा कि इंडिया ऐसा कुछ करना चाह रहा है, तो उन्होंने इंडिया को हेल्प की। और इवन दो हमने जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो अमेरिका से ही इंपोर्ट किए थे, और वो करना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमने तो हाइब्रिड सीड्स के थ्रू कुछ किया ही नहीं था। इनिशियली तो बिल्कुल वो लग रहा था कि नॉन फर्टाइल है। फिर उनके लिए जो कुछ एक साइंटिस्ट थे जो कि सुब्रमण्यम के नोन भी थे और MS स्वामीनाथन के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने फिर एंटीबायोटिक यूनिवर्सिटी और इन सारी चीज़ों का, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स का विज़िट किया, और फिर इस तरह से सारे काम हुए। खैर, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ा था? द मेन इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन पंजाब, फर्टाइल लैंड ही पंजाब के ऊपर, वेस्टर्न यूपी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में, एंड कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। कोस्टल एरिया में क्योंकि प्रोडक्टिविटी वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, तमिलनाडु में भी छुपके से ही सही, इलीगली से ही, लेकिन हाँ, वहाँ के फार्मर्स ने भी हाइब्रिड सीड्स को अडॉप्ट किया, उसके थ्रू ही उन्होंने प्रोडक्शन किया। लेकिन इसकी वजह से जो चेंजेस आए वो भी बहुत ज़्यादा थे। चेंजेस क्या क्या थे? सबसे बड़ा चेंज ये था कि इसका इम्पैक्ट
ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सिर्फ अपर फार्मर के ऊपर पड़ा, अपर क्लास फार्मर के ऊपर पड़ा। अपर क्लास फार्मर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि अब देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के लिए मनी चाहिए, मनी किसके पास है? अपर क्लास के पास। जो पुअर फार्मर था वो तो आज भी इसके पास एक टेनेंट बनकर बैठा था, एक वर्कर बन के बैठा था। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, अब क्योंकि यहाँ पे जो पुअर क्लास है, ये पुअर क्लास तो वर्कर है, इसको तो बस सैलरी मिल रही है, जबकि इनको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो फिर अपर क्लास की जो ग्रोथ थी यहाँ पे वो अपन माने हाइपोथेटिकली इतनी थी, जबकि पुअर क्लास की ग्रोथ यहाँ पे इतनी थी। देखो ग्रोथ दोनों में हुई, पुअर्टी दोनों की मिटिगेट हुई, लेकिन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया। जो अपर क्लास था उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई, पुअर की इतनी ज़्यादा हुई, और उसका रिजल्ट देखने को मिला इंक्रीमेंट इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई, और इसने हमारी सोसाइटी में जो एक डिवीज़न देखने को मिलता है, इकोनॉमिक डिवीज़न या फिर क्लास बेस्ड डिवीज़न देखने को मिलता है, इसको और ज़्यादा शार्प बना दिया। शार्पनेस ऑफ आर डिवीज़न क्या होती है? एक तो होता है किसी की स्टेटस यहाँ पे है और किसी की स्टेटस यहाँ पे है, तो इतनी शार्पनेस नहीं है इस डिवीज़न में, लेकिन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये डिवीज़न शार्प है, क्लियर कट देखने को मालूम पड़ रहा है। और यही शार्पनेस ऑफ डिवीज़न जो है ये देखने को मिली थी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा इम्पैक्ट किन पर पड़ा? द अपर क्लास फार्मर। अपर क्लास फार्मर के ऊपर क्यों पड़ा वापस? क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए मनी चाहिए, और मनी इनके पास है। एक और बड़ा चेंज यहाँ पर ये देखने को मिला, स्टूडेंट्स, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो लेस रहा करती थी। इस वजह से जो लैंड ओनर रहा करता था वो खुद कल्टीवेशन नहीं करता था, वो खुद कुछ दूसरा काम कर लेता था और इसको किराए पे दे देता, अपनी लैंड को टेनेंट पे दे देता, रेंट पे दे देता, और इस पर काम करता था कोई दूसरा फार्मर, है ना, क्योंकि इसको मालूम है लैंड ओनर को कि यहाँ मैं कल्टीवेशन करूँगा लेकिन इसका आउटकम कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो लगने लगा कि हाँ एग्रीकल्चर भी प्रॉफिट गेन करने का एक मीडियम है। तो जो पहले रेंट पे दी होती थी ज़मीन, उन्होंने लैंड को रेंट पे दिया होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, जो रेंट पर काम करने वाले लोग थे इनसे उनकी ज़मीन उनको निकाल दिया अपने काम से, और अपनी रेंटल लैंड जो थी उस पर खुद प्रोडक्शन करने लग गए लैंड ओनर्स। तो इसमें दूसरा बैड इम्पैक्ट किस पर पड़ा? जो लोग रेंटल थे, जो लोग रेंट पे फार्मिंग करते थे, उन पर बैड इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनका जो लैंड ओनर था उन्होंने रेंटल पीपल जो थे उनसे लैंड ले लिया, और वो लैंड ओनर, क्योंकि अब एग्रीकल्चर एक प्रॉफिट मेकर है ना, प्रॉफिट जनरेट करने वाला एक बिजनेस बन चुका था, इसलिए लैंड ओनर ने खुद वहाँ कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। दूसरा अगर अपन देखें पंजाब और एमपी की बात करके देखें, तो पंजाब और एमपी में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सब कुछ टेक्नोलॉजी से, जैसे ट्रेलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारी टेक्नोलॉजी को पंजाब प्लस एमपी में अडॉप्ट किया गया। अब जब दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट हुई, तो ये पहले हार्वेस्टिंग करना या फिर सीडिंग करना, ये सारे काम जो थे, सो करना, रीप करना, जो दूसरे काम पहले एक वर्कर, एक ह्यूमन बीइंग करता था, उस ह्यूमन बीइंग को इस टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया, मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया। जिस बात का गांधी को डर था, दैट मशीन विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स, तो इन मशीन्स ने ड्यूरिंग दिस ग्रीन रेवोल्यूशन एमपी और पंजाब में ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस कर दिया, और इस रिप्लेसमेंट का एक नया रिजल्ट ये देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट।
क्योंकि पहले आप एम्प्लॉयड थे हार्वेस्टिंग करने में या फिर दूसरे किसी काम में, थ्रेसिंग करने में, लेकिन अब क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, वो रैपिडली वर्क करती हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है, इस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, पुअर्टी और ज़्यादा इंक्रीज हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सेकेंड लेवल था, till now we have discussed about the first level of green revolution. Now we are going to discuss about the second level of green revolution. Students, the difference is first जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड थे हमारे पॉलिसी मेकर्स, कह सकते हैं हम लोग, फर्टाइल लैंड पर, जिसकी फर्टिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उस पर ध्यान दिया उन्होंने। और जहाँ पे इरिगेशन अच्छी चल सके वहीं पर, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो वहीं पर ध्यान दिया। फर्टाइल लैंड प्लस इरिगेशन, ये था फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन फर्स्ट लेवल के सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने सेकेंड लेवल पर बात की, जहाँ पे इन्होंने ड्राई एग्रीकल्चर की बात की। और ड्राई एग्रीकल्चर में बेसिकली इन्होंने बात की कमर्शियल क्रॉप्स की। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है? कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप, एक तो होती है आपकी वीट हो गई, है ना, या फिर कॉर्न हो गया, ये तो डेली कंज्यूम करने के लिए हैं। कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो, आप टी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इस तरह की कॉटन, टी एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कहलाते हैं आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो सेकेंड लेवल ऑफ और सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ड्राई फार्मिंग विच इज़ बेस्ड ऑन कमर्शियल क्रॉप्स। इसको लेकर क्या था, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, स्टे एट होम, and if you have any doubt, query or problem, then you can contact to me. This is Rajni Gagwani signing off.